हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द वर्ल्ड बियॉन्ड योर हेड बाय मैथ्यू क्रॉफर्ड बुक के बारे में। राहुल एक साधारण सा आदमी था जिसकी जिंदगी काम और सोशल मीडिया के बीच फंसी हुई थी। हर दिन वही रूटीन, सुबह उठो, फोन में नोटिफिकेशंस देखो, ऑफिस के लिए भागो, दिन भर डेडलाइंस के पीछे दौड़ो, फिर घर आकर फोन और टीवी के सामने बेहोश सा पड़े रहो। उसे कभी कभी लगता था कि उसकी लाइफ में कुछ मिसिंग है, लेकिन वो उस मिसिंग पीस को ढूंढने के लिए कभी ठहरा ही नहीं। एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त उसने अपने यूजुअल रास्ते पर एक पुरानी बुक शॉप देखी। दुकान पर डस्ट कवर्ड किताबें थीं और माहौल ऐसा था मानो समय वहीं रुक गया हो। राहुल का मन हुआ कि एक बार अंदर जाकर देखे। यह अनयूजुअल था क्योंकि किताबें खरीदने का या पढ़ने का उसे कोई खास शौक नहीं था। लेकिन उस दिन न जाने क्या हुआ, वो अंदर चला गया। दुकान में घुसते ही उसकी नज़र बुक शेल्फ्स पर गई। एक किताब पर उसका ध्यान अटक गया। किताब का नाम था दुनिया बियॉन्ड योर हेड, ऑन बिकमिंग एन इंडिविजुअल इन एन एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। उसने किताब के कवर को गौर से देखा। किताब के नाम ने उसके दिमाग को खुरच दिया। उसे लगा जैसे ये किताब उससे कुछ कहना चाहती हो। उसने ज़्यादा सोचे बिना किताब खरीद ली। राहुल घर आया और हमेशा की तरह थका हुआ था। उसने किताब को एक कोने में रख दिया और फोन उठा लिया। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस उसे बार बार खींच रहे थे। लेकिन उस रात कुछ अजीब सा हुआ। जब राहुल स्क्रॉलिंग कर रहा था तो उसे एक खालीपन सा महसूस हुआ। उसने फोन एक तरफ रखा और अचानक उसे वो किताब याद आई। उसने सोचा, चलो पढ़ने की कोशिश करते हैं। राहुल ने किताब का पहला पन्ना खोला। पहला चैप्टर था द क्राइसिस ऑफ अटेंशन। उसने पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे हर वर्ड जैसे उसके दिल को छू रहा था। लेखक मैथ्यू क्रॉफर्ड ने लिखा था कि आज की दुनिया में हम सबकी अटेंशन हर तरफ से खींची जा रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को इतना फ्रैगमेंटेड बना दिया है कि हम किसी भी चीज पर डीपली फोकस नहीं कर पाते। राहुल को लगा कि ये बातें सीधा उसी के बारे में लिखी गई थीं। उसे याद आया कि उसने सुबह अपना फोन उठाने के बाद सबसे पहले क्या किया था। वो बस नोटिफिकेशंस चेक कर रहा था, फिर इंस्टाग्राम के रील्स देखने लगा और फिर बिना वजह व्हाट्सएप के मैसेजेस स्क्रॉल करने लगा। असल में वो कुछ इंपॉर्टेंट कर ही नहीं रहा था। ये सब याद कर उसे अपने ऊपर ही हंसी आई। किताब पढ़ते पढ़ते उसे एक लाइन ने खास तौर पर इम्पैक्ट किया। जेन्युइन एजेंसी रिक्वायर्स फोकस्ड अटेंशन ऑन द रियल रादर देन सकम्बिंग टू सुपरफिशियल एंगेजमेंट्स। इसका मतलब उसे गहराई से समझ में आया। असली आज़ादी तभी है जब हम अपनी अटेंशन को रियल वर्ल्ड में लगाएं, न कि उन सुपरफिशियल चीज़ों में जो सिर्फ हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। राहुल ने किताब को कुछ देर के लिए बंद किया और सोचा, क्या मैं अपनी लाइफ में कभी भी डीपली किसी चीज़ पर फोकस करता हूँ? उसे याद आया कि उसने कितने दिनों से अपनी माँ के साथ प्रॉपरली बात नहीं की थी। उसका परिवार उसके लिए इम्पॉर्टेंट था, लेकिन वो हमेशा अपने फ़ोन और काम में इतना बिजी रहता था कि असली कनेक्शन कहीं खो गया था। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन राहुल का दिल और दिमाग बेचैन था। उसने खुद से वादा किया कि वो अपनी अटेंशन वापस रिक्लेम करेगा। उसने फ़ोन को बंद किया और सोने चला गया। लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। क्रॉफर्ड की बातें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसने तय किया कि अगली सुबह कुछ बदलेगा। अगले दिन राहुल ने अलार्म बजने पर सबसे पहले फ़ोन चेक नहीं किया। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने अपनी खिड़की खोली और बाहर झांका। सूरज उग रहा था। आसमान नारंगी और हल्के नीले रंग में रंगा हुआ था। उसे याद आया कि आखिरी बार उसने सनराइज कब देखा था, वो याद तक नहीं कर पाया। उसने कुछ देर खिड़की के पास खड़े होकर वो खूबसूरत नज़ारा देखा और महसूस किया कि असली दुनिया कितनी पीसफुल हो सकती है। नाश्ते के दौरान उसने एक और नया एक्सपेरिमेंट किया। उसने फ़ोन को डाइनिंग टेबल से दूर रख दिया। वो हर बाइट को एंजॉय कर रहा था, जैसे पहली बार खाने का स्वाद ले रहा हो। उसे एहसास हुआ कि उसने पहले कभी इतना माइंडफुल होकर खाना नहीं खाया था। ऑफिस में भी राहुल ने कुछ छोटे छोटे बदलाव किए। उसने नोटिफिकेशंस को म्यूट कर दिया और एक बार में सिर्फ एक ही काम करने की कोशिश की। जब भी उसका मन भटकता, वो खुद को रिमाइंड करता कि उसे फोकस करना है। ये सब उसके लिए नया था और कुछ मुश्किल भी, लेकिन उसे क्रॉफर्ड की बातें याद थीं। रियल एंगेजमेंट कम्स
when we fight distractions and choose to be present. शाम को जब राहुल घर लौटा तो उसने किताब का दूसरा चैप्टर पढ़ने का प्लान किया, लेकिन इस बार उसने एक नोटबुक भी साथ रखी। उसने सोचा, मैं सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, जो सीखूंगा उसे लिखूंगा और अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगा। किताब के अगले पन्नों में क्रॉफर्ड ने अटेंशन की डीपर साइकोलॉजी के बारे में लिखा था। उन्होंने बताया कि कैसे हमारे दिमाग को विज्ञापन, नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया ने हाईजैक कर लिया है। राहुल को लगा कि यह बात बिल्कुल सही थी। जब भी वो अपने फोन पर होता, उसे लगता था कि वो अपना कंट्रोल खो रहा है। राहुल ने नोटबुक में बोल्ड लेटर्स में लिखा, अटेंशन इज अ लिमिटेड रिसोर्स, स्पेंड इट वाइजली। ये लाइन उसकी आंखें खोलने वाली थी। उसने महसूस किया कि उसका हर दिन बिना सोचे समझे खर्च हो रहा था, जैसे एक पानी का लोटा जिसमें से हर पल बूंद बूंद पानी गिर रहा हो। उसने तय किया कि अब वो अपनी अटेंशन को बेवजह की चीजों पर खर्च नहीं करेगा। उस रात राहुल ने एक प्लान बनाया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने तय किया कि अगले वीकेंड वो एक डे ट्रिप पर जाएगा। वो अपना फोन घर पर छोड़ देगा और पूरी तरह नेचर के साथ कनेक्ट होगा। उसे याद आया कि बचपन में वो अपने पापा के साथ जंगल की सैर पर जाया करता था। उन दिनों में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे और वो हर चीज को पूरी इंटेंसिटी से महसूस करता था। अगले कुछ दिन राहुल ने किताब को धीरे धीरे पढ़ा। उसने हर चैप्टर से कुछ नया सीखा। उसने अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा से डिफाइन किया। उसने सोशल मीडिया यूसेज को लिमिट करना शुरू किया और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि छोटी छोटी बातें, जैसे अपने पेरेंट्स के साथ चाय पीना या अपने दोस्तों के साथ गहरी बातचीत करना, उसकी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल की लाइफ में जो बदलाव शुरू हुआ था वो एक लंबे सफर का हिस्सा था। उसे पता था कि हैबिट्स बदलने में वक्त लगता है। किताब ने उसे सिर्फ दिशा दिखाई थी, लेकिन असली मेहनत उसे खुद करनी थी। उसने किताब के अगले चैप्टर्स के लिए खुद को रोक रखा था। उसने सोचा, पहले ये लेसन्स तो पूरी तरह से अप्लाई कर लूं, बाकी चैप्टर्स बाद में पढ़ूंगा। उस रात राहुल ने अपने कमरे की लाइट्स बंद की, लेकिन उसका दिमाग शांत था। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने अंदर एक छोटे लेकिन गहरे बदलाव की शुरुआत कर दी है। उसे इस सफर का इंतजार था। राहुल की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। द वर्ल्ड बियॉन्ड योर हेड किताब के पहले लेसन ने उसे ये सिखाया था कि उसकी अटेंशन कितनी कीमती है और कैसे डिस्ट्रैक्शंस ने उसकी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। अब वो हर दिन कुछ कुछ कोशिश कर रहा था कि अपनी अटेंशन को रिक्लेम कर सके। उसने अपने फ़ोन का यूसेज कम कर दिया था, सोशल मीडिया को रेगुलेटेड कर लिया था और अपने आसपास की असली दुनिया को देखने और महसूस करने की कोशिश कर रहा था। उस शाम जब वो ऑफिस से लौटा तो उसने किताब का दूसरा चैप्टर पढ़ने का फैसला किया। चैप्टर का नाम था एम्बॉडीड परसेप्शन एंड स्किल्ड प्रैक्टिसेस। उसने क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे उसने आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि इस चैप्टर में भी बहुत कुछ ऐसा था जो उसकी लाइफ को बदल सकता था। क्रॉफर्ड ने इस चैप्टर में लिखा था कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड सिर्फ दिमाग की सोच पर आधारित नहीं है, बल्कि हमारी फिजिकल इंटरैक्शंस के जरिए भी विकसित होती है। इसे लेखक ने एम्बॉडीड परसेप्शन कहा। इसका मतलब था कि जब हम अपने शरीर और सेंसेस का इस्तेमाल करके एक्टिवली किसी चीज से इंटरैक्ट करते हैं, तभी हम असली दुनिया को गहराई से समझ पाते हैं। राहुल के दिमाग में एक सवाल कौंधा, मैं अपनी जिंदगी में क्या एक्टिवली करता हूं जो मुझे असली दुनिया से जोड़ता है? राहुल को याद आया कि उसकी दिनचर्या कितनी रोबोटिक हो चुकी थी। उठना, काम पर जाना, कंप्यूटर स्क्रीन पर घूरना और फिर घर लौटकर फोन या टीवी देखना। उसने महसूस किया कि उसकी फिजिकल इंटरैक्शंस बस टाइपिंग और स्क्रीन स्वाइपिंग तक सीमित हो चुकी थी। वो असली दुनिया को छूने, महसूस करने या एक्टिवली एक्सप्लोर करने से कोसों दूर था। क्रॉफर्ड ने चैप्टर में लिखा था कि स्किल्ड प्रैक्टिसेस जैसे कुकिंग, क्राफ्टिंग, गार्डनिंग या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हमारी अटेंशन को चैनलाइज करने और हमें असली दुनिया के करीब लाने में मदद कर सकते हैं। राहुल ने सोचा, मैंने आखिरी बार कुछ अपने हाथों से कब बनाया था? जवाब साफ था, उसे याद भी नहीं था।
उस रात उसने एक डिसीजन लिया। उसने तय किया कि वो अगले दिन कुछ नया ट्राई करेगा, कुछ ऐसा जिसमें उसका पूरा ध्यान और इन्वॉल्वमेंट हो। अगली सुबह उसने ऑफिस जाने से पहले अपनी पुरानी कुकबुक निकाली जो उसने सालों पहले खरीदी थी। उसने एक रेसिपी चुनी, कुछ सिंपल लेकिन सेटिस्फाइंग। उसने सोचा, शाम को ऑफिस से लौटकर मैं ये बनाऊंगा। पूरा दिन ऑफिस में काम करते हुए भी उसके दिमाग में वही रेसिपी घूम रही थी। जब वो शाम को घर लौटा तो उसने फोन को साइड में रखा और किचन में घुस गया। उसने सब्जियां काटना शुरू किया, मसाले मापे और अपनी सेंसेस को पूरी तरह उस प्रोसेस में शामिल कर लिया। जब उसने चूल्हे पर खाना पकते हुए देखा, उसकी खुशबू महसूस की और सब्जियों के रंगों को देखा, तो उसे पहली बार लगा कि वो कुछ मीनिंगफुल कर रहा है। उस 1 घंटे में राहुल का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कुकिंग पर था। उसके दिमाग में कोई नोटिफिकेशंस नहीं थे, कोई काम की टेंशन नहीं थी। उसने महसूस किया कि वो उस मोमेंट को पूरी तरह जी रहा था। जब खाना तैयार हुआ और उसने उसे टेस्ट किया तो उसे एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ। यह सिर्फ खाने का स्वाद नहीं था, बल्कि वो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट था जो उसे इस प्रोसेस में मिला। उसने सोचा, शायद क्रॉफर्ड सही कह रहे थे, जब हम एक्टिवली कुछ करते हैं तो हमें असली दुनिया से एक कनेक्शन महसूस होता है। राहुल ने उस दिन महसूस किया कि वो जो कुछ भी कर रहा था उसमें उसका शरीर, दिमाग और सेंसेस एक साथ इन्वॉल्व थे। यही एम्बॉडीड परसेप्शन था। उसने ये भी समझा कि ये प्रैक्टिसेस सिर्फ सेटिस्फैक्शन नहीं देती, बल्कि हमारी परसेप्शन को भी शार्प करती हैं। उसने किताब को फिर से खोला और पढ़ना जारी रखा। क्रॉफर्ड ने लिखा था कि स्किल्ड प्रैक्टिसेस हमें ग्राउंडेड रखते हैं और हमारी सेंस ऑफ एजेंसी को मजबूत करते हैं। जब हम एक्टिवली किसी चीज पर काम करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम अपने एनवायरनमेंट पर कंट्रोल कर सकते हैं। राहुल को लगा कि वो हमेशा अपनी लाइफ में कंट्रोल की कमी महसूस करता था। उसे लगा कि शायद ये प्रैक्टिसेस उसकी उस कमी को भी दूर कर सकती हैं। उसके मन में एक नया ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी पुरानी हॉबीज को वापस लेकर आऊं। उसे याद आया कि बचपन में उसे स्केचिंग का बहुत शौक था। स्कूल में वो घंटों पेंसिल लेकर बैठा रहता और हर चीज की तस्वीर बनाने की कोशिश करता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, ये शौक कहीं गायब हो गया। अगले दिन ऑफिस के बाद उसने एक स्टेशनरी शॉप पर जाकर स्केचबुक और पेंसिल खरीदी। जब वो घर लौटा तो उसने टीवी चालू करने के बजाय अपनी स्केचिंग किट निकाली और बैठ गया। पहले तो उसे लगा कि वो भूल चुका है कि पेंसिल कैसे चलानी है, लेकिन जैसे जैसे उसने स्केच बनानी शुरू की, उसे अपने हाथों और दिमाग के बीच एक कनेक्शन महसूस हुआ। राहुल ने अगले कुछ दिनों में खुद को अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व करना शुरू किया। कभी वो खाना बनाता, कभी स्केच करता और कभी कभी बस अपने प्लांट्स के साथ समय बिताता। उसने ये सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए नहीं, बल्कि खुद को असली दुनिया से जोड़ने के लिए किया। उसने महसूस किया कि जब हम अपने फिजिकल इंटरैक्शंस को एक्टिवली एक्सप्लोर करते हैं तो हमें अपनी सराउंडिंग्स के बारे में ज्यादा अवेयर होने का मौका मिलता है। उसने क्रॉफर्ड की एक लाइन अपनी नोटबुक में लिखी, स्किल्ड प्रैक्टिसेस हमें ध्यान के मूल्य का ज्ञान देती है और हमें दुनिया को अधिक सटीकता से देखने में मदद करती है। राहुल के दोस्तों को भी उसके इस बदलाव की भनक लगने लगी। उन्होंने पूछा, तू आजकल फोन पर कम दिखता है, सब ठीक है ना? राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब ठीक है, बस थोड़ा सा असली दुनिया से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। धीरे धीरे राहुल की जिंदगी का हर पहलू बदलने लगा। वो ज्यादा माइंडफुल हो गया था। जब वो किसी से बात करता तो पूरा ध्यान देता। जब वो ऑफिस में काम करता तो पूरी डेडिकेशन के साथ करता। उसने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीख लिया था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। क्रॉफर्ड की किताब में अभी बहुत कुछ पढ़ना और सीखना बाकी था। उसने सोचा, जो कुछ मैंने अब तक सीखा है उसे इंप्लीमेंट करता रहूं और अगले लेसन के लिए तैयार रहूं। उस रात राहुल ने किताब को साइड में रखा और सोने चला गया, लेकिन उसके दिमाग में एक नया एक्साइटमेंट था। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने अंदर की क्रिएटिविटी और एजेंसी को दोबारा जगा लिया है। अब उसकी जिंदगी में सुपरफिशियल एंगेजमेंट्स की जगह जेन्युइन एक्सपीरियंसेस ले रहे थे। राहुल की जिंदगी में बदलाव की प्रक्रिया जारी थी। उसने डिस्ट्रैक्शन से अपनी अटेंशन वापस पाई, अपने फिजिकल सेंसेस के जरिए असली दुनिया को महसूस करना सीखा और अब वो किताब के अगले चैप्टर को
पढ़ने के लिए तैयार था। उसने किताब खोली और देखा, अगला लेसन था द रोल ऑफ कम्युनिटी इन इंडिविजुअलिटी। राहुल ने सोचा, कम्युनिटी और इंडिविजुअलिटी, ये दो अलग अलग चीज़ें कैसे कनेक्टेड हो सकती हैं? वो हमेशा यही मानता था कि इंडिविजुअलिटी का मतलब है अकेले अपने अंदर झांकना, इंट्रोस्पेक्शन करना और अपनी पहचान को समझना। लेकिन क्रॉफर्ड कुछ और ही कह रहे थे। उन्होंने लिखा था कि असली इंडिविजुअलिटी कभी भी अकेले में हासिल नहीं होती। ये हमारे आसपास के लोगों, हमारे रिश्तों और हमारे एक्शंस पर उनके रिस्पॉन्सेस के जरिए बनती है। राहुल ने पढ़ना शुरू किया। क्रॉफर्ड ने बताया कि कैसे कम्युनिटी हमारी सेल्फ नॉलेज को शेप करती है। उन्होंने लिखा था, सच्ची व्यक्तित्व एक सहयोगी उपलब्धि है। इट इमर्जेस थ्रू आवर इंटरैक्शंस विद अदर्स वेयर देयर रिस्पॉन्सेस हेल्प अस अंडरस्टैंड हु वी आर। राहुल को यह बात अजीब लगी। उसने अपने आप से पूछा, क्या मेरी आइडेंटिटी वाकई दूसरों पर डिपेंड करती है? वो हमेशा सोचता था कि खुद को जानने के लिए उसे बस अकेले इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। लेकिन अब यह आइडिया उसकी सोच को चुनौती दे रहा था। उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। पिछले कुछ सालों में वो अपने दोस्तों और परिवार से थोड़ा कट गया था। वो काम और अपनी डिस्ट्रैक्शंस में इतना व्यस्त था कि उसने मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करना बंद कर दिया था। उसे याद आया कि जब वो स्कूल में था तो उसके दोस्त उसकी ड्राइंग्स देखकर उसे एनकरेज करते थे। वही एनकरेजमेंट उसे और बेहतर बनने की प्रेरणा देता था। लेकिन अब वो अपने काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच इतना फंसा हुआ था कि उसने दूसरों से कनेक्ट करना लगभग छोड़ दिया था। क्रॉफर्ड ने चैप्टर में लिखा था कि कम्युनिटी हमें मिरर्स देती है, ऐसे मिरर्स जिनमें हम खुद को देख सकते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, अपनी आइडियाज शेयर करते हैं या किसी ग्रुप एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं तो हमें फीडबैक मिलता है। यही फीडबैक हमें बताता है कि हम कौन हैं और हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। राहुल ने चैप्टर खत्म करने के बाद नोटबुक निकाली और लिखा, इंडिविजुअलिटी इज नॉट आइसोलेशन, इट इज इंटरैक्शन। उसने सोचा, शायद मुझे अपनी कम्युनिटी के साथ फिर से जुड़ने की जरूरत है, लेकिन मैं कहां से शुरू करूं? अगले दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान राहुल ने अपने कॉलीग्स के साथ बैठने का फैसला किया। वो आमतौर पर लंच अकेले खाता था क्योंकि उसे लगता था कि वो ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। लेकिन उस दिन उसने अपनी थाली उठाई और अपने टीममेट्स के साथ ज्वाइन किया। बातचीत हल्की फुल्की शुरू हुई, काम, वेदर और वीकेंड प्लान्स। लेकिन धीरे धीरे बातचीत गहरी होने लगी। एक कॉलीग ने अपने बच्चे के स्कूल के किस्से सुनाए तो दूसरे ने अपने किसी पुराने पैशन प्रोजेक्ट के बारे में बात की। राहुल ने महसूस किया कि इन छोटी छोटी बातचीतों में भी एक वार्मथ और कनेक्शन था। उसने पहली बार महसूस किया कि ये लोग सिर्फ उसके कॉलीग्स नहीं बल्कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा थे। उस दिन शाम को राहुल ने अपने पुराने दोस्तों को कॉल किया। उसने सोचा, कितने साल हो गए उनसे ठीक से बात किए हुए। उसने सबसे पहले अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ को फोन किया। सिद्धार्थ ने फोन उठाते ही हंसते हुए कहा, क्यों भाई, आज कैसे याद आ गई मेरी? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस सोचा तुमसे बात कर लूं, बहुत वक्त हो गया। दोनों ने लंबी बातचीत की, पुरानी यादें, नई कहानियां और फ्यूचर प्लान्स। राहुल को एहसास हुआ कि यह कनेक्शन कितना सेटिस्फाइंग था। उस वीकेंड राहुल ने अपने दोस्तों को मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने एक कैफे में मिलना तय किया। यह एक छोटा सा गैदरिंग था, लेकिन राहुल के लिए यह बहुत बड़ा कदम था। वहां बातें हुई, हंसी मजाक हुआ और राहुल को महसूस हुआ कि वो असल में दूसरों के साथ अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कर रहा था। क्रॉफर्ड ने चैप्टर में लिखा था कि कम्युनिटी सिर्फ रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं है, ये शेयर्ड प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस के जरिए भी बनती है। राहुल को यह बात डीपली रेजोनेट हुई। उसने महसूस किया कि उसके परिवार में भी कई शेयर्ड ट्रेडिशंस थे जो अब धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। उसे याद आया कि बचपन में हर रविवार को पूरा परिवार एक साथ खाना बनाता और खाता था, लेकिन अब सब अपने अपने रूटीन में बंट गए थे। राहुल ने उसी रविवार को एक नया एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्यों ना आज सब मिलकर खाना बनाएं जैसे पहले बनाते थे। उसकी माँ पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी। पूरा परिवार किचन में जुट गया। कोई सब्जियां काट रहा था तो कोई रोटी बेल रहा था। राहुल ने महसूस किया कि यह छोटा सा एक्टिविटी भी
कितना बॉन्डिंग और बिलोंगिंगनेस का एहसास करवा सकता था। रात को खाना खाते वक्त सबके चेहरे पर मुस्कान थी। उसकी माँ ने कहा, काफी दिनों बाद ऐसा लगा कि सब साथ में हैं। अच्छा लगा बेटा। राहुल को एहसास हुआ कि कम्युनिटी सिर्फ दोस्तों तक सीमित नहीं है, ये हमारा परिवार भी है। क्रॉफर्ड ने लिखा था कि मॉडर्न कल्चर में सेल्फ डिस्कवरी पर इतना जोर दिया गया है कि लोग दूसरों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन असली सेल्फ डिस्कवरी तब होती है जब हम दूसरों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। राहुल ने अपनी नोटबुक में लिखा, सेल्फ नॉलेज इज अ सोशल प्रोसेस, वी डिस्कवर आवरसेल्व्स बाय एंगेजिंग विद अदर्स। राहुल ने अब कॉन्शियस अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ने के नए तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। उसने ऑफिस में एक वीकेंड वॉलंटियरिंग प्रोग्राम के लिए साइन अप किया। ये प्रोग्राम एक लोकल एनजीओ के साथ था, जहां वॉलंटियर्स बच्चों को पढ़ाने और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करवाने में मदद करते थे। पहली बार जब राहुल वहां पहुंचा तो उसे थोड़ा ऑकवर्ड महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही उसने बच्चों के साथ इंटरैक्शन शुरू किया, वो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गया। एक बच्चा, आर्यन, जो हमेशा चुप रहता था, राहुल के एनकरेजमेंट पर ड्राइंग करने लगा। जब उसने अपनी ड्राइंग पूरी की तो उसने राहुल को दिखाते हुए कहा, भैया ये देखो, ये मैंने बनाया है। राहुल को उस बच्चे की खुशी देखकर ऐसा लगा कि उसका खुद का हार्ट वार्म हो गया हो। उस दिन के बाद राहुल हर वीकेंड वहां जाने लगा। वो बच्चों के साथ वक्त बिताता, उन्हें नई चीजें सिखाने की कोशिश करता और उनसे भी बहुत कुछ सीखता। उसने महसूस किया कि कम्युनिटी के साथ जुड़ने से न सिर्फ दूसरों को फायदा होता है, बल्कि ये उसके अपने ग्रोथ का भी हिस्सा बन गया था। राहुल की अंडरस्टैंडिंग अब बदल रही थी। उसने देखा कि इंडिविजुअलिटी और कम्युनिटी एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि कम्युनिटी के बिना इंडिविजुअलिटी अधूरी है। उसने क्रॉफर्ड की बातों को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली महसूस किया। उस रात राहुल ने किताब का चैप्टर खत्म किया और लिखा, वी आर नॉट आइलैंड्स, आवर इंडिविजुअलिटी इज बिल्ट थ्रू द ब्रिजेस वी फॉर्म विद अदर्स। राहुल का सफर अभी भी जारी था। हर नए चैप्टर के साथ वो खुद को, अपनी सोच को और अपनी जिंदगी के मायने को एक नई रोशनी में देख रहा था। उसने डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना सीखा, अपने सेंसेस को जागृत किया और कम्युनिटी के महत्व को समझा। अब किताब का अगला लेसन उसे एक और दिलचस्प और कुछ सी पैराडॉक्सिकल सोच के बारे में बताने वाला था। चैप्टर का नाम था वॉलंटियर सबमिशन टू रियलिटी। राहुल ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। क्रॉफोर्ड ने इस चैप्टर में लिखा था कि ऑटोनॉमी, जो कि खुद की एजेंसी को पाने का अल्टीमेट गोल माना जाता है, उसे हासिल करने के लिए पैराडॉक्सिकली हमें कुछ चीजों के सामने सबमिट करना होता है। यानी सच्ची आजादी पाने के लिए हमें अपनी सोच से बाहर की सच्चाइयों को स्वीकारना होगा और उनकी लिमिट्स को मानना होगा। राहुल ने पढ़ते हुए सोचा, यह कैसे पॉसिबल है? ऑटोनॉमी तो हमेशा चॉइस और फ्रीडम से जुड़ी होती है, सबमिशन से तो उल्टा कंट्रोल कम होता है। लेकिन क्रॉफर्ड ने समझाया कि जब हम वॉलंटरी सबमिशन करते हैं, यानी अपनी मर्जी से किसी मीनिंगफुल रियलिटी या प्रैक्टिस के साथ जुड़ते हैं, तो हम असल में अपनी इंडिविजुअलिटी को मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई पियानो बजाना सीखता है तो उसे संगीत के नियमों, स्केल्स और पैटर्न्स को समझना और फॉलो करना होता है। शुरुआत में ये कंस्ट्रेंट्स लग सकते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति इन नियमों को पूरी तरह इंटरनलाइज कर लेता है तो वो उनसे ऊपर उठकर अपना संगीत बना सकता है। यही ऑटोनॉमी का पैराडॉक्स था। कुछ कंस्ट्रेंट्स को स्वीकार करके हम खुद को ज्यादा फ्री और कैपेबल बनाते हैं। राहुल को यह कॉन्सेप्ट इंट्रीगिंग लगा। उसने सोचा, मैं अपनी जिंदगी में कहाँ ऐसी रियलिटीज के साथ जुड़ सकता हूं जो मीनिंगफुल है? क्या मैं खुद को ऐसी किसी प्रैक्टिस या स्ट्रक्चर में कमिट कर सकता हूं? उसने सबसे पहले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एनालिसिस किया। उसे महसूस हुआ कि वो अक्सर ऐसे चॉइसेस में उलझा रहता था जो सुपरफिशियल थे। आज डिनर में क्या खाना है, कौन सा नेटफ्लिक्स शो देखना है, वीकेंड पर क्या करना है, इन चॉइसेस का कोई डीपर मीनिंग नहीं था। वो बस डिसीजंस का एक एंडलेस साइकिल था। लेकिन क्रॉफर्ड की फिलॉसफी कह रही थी कि मीनिंगफुल कंस्ट्रेंट्स अपनाने से जिंदगी में क्लैरिटी आ सकती है। अगले दिन राहुल ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसने तय किया कि वो अपनी मॉर्निंग रूटीन को डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड बनाएगा। उसने अलार्म सुबह 6 बजे का लगाया और एक फिक्स्ड स्केड्यूल बनाने की कोशिश की।
पहली सुबह जब अलार्म बजा तो उसकी सबसे पहली इंस्टिंक्ट थी स्नूज बटन दबाने की, लेकिन उसने खुद को रिमाइंड किया, वॉलंटियरी सबमिशन शुरू करने के लिए छोटे कदम शुरू करें। वो बिस्तर से उठा और योगा करने के लिए अपनी मैट पर बैठ गया। शुरुआत में उसके शरीर को रेजिस्टेंस महसूस हुआ। उसे लगा कि यह रूटीन अननेसेसरी कंस्ट्रेंट जैसा है, लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और अपने मूवमेंट्स को अलाइन किया, उसे एक इनर काल्मनेस महसूस हुई। उसे लगा कि यह डिसिप्लिन उसे दिन की शुरुआत में फोकस दे रहा है। राहुल ने इस प्रैक्टिस को अगले कुछ हफ्तों तक जारी रखा। धीरे धीरे वो सुबह उठने और योगा करने के लिए उत्साहित रहने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह स्ट्रक्चर उसे एक फाउंडेशन दे रहा था। उसने क्रॉफर्ड के एक वाक्य को अपनी डायरी में लिखा, फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर बट द मास्टरी ऑफ इट। इसके बाद राहुल ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर भी इस फिलॉसफी को अप्लाई करने की कोशिश की। ऑफिस में अक्सर उसके पास मल्टीपल टास्क्स होते थे और वो अक्सर ओवरवेल्म्ड महसूस करता था। उसने एक सिस्टम बनाने का सोचा। उसने अपने काम को प्रायोरिटाइज किया और एक फिक्स्ड मेथड से टैकल करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जब उसने खुद को एक स्ट्रक्चर में डाला तो उसका एफिशिएंसी लेवल बढ़ गया। अब वो रैंडम डिस्ट्रैक्शंस में नहीं उलझता था। पर असली चैलेंज तब आया जब उसने अपनी हॉबीज को लेकर इस लेसन को अप्लाई करने की कोशिश की। उसे लगा कि हॉबीज तो मजे के लिए होती हैं, उनमें स्ट्रक्चर या कंस्ट्रेंट की क्या जरूरत। लेकिन फिर उसने क्रॉफर्ड के पियानो वाले एग्जाम्पल को याद किया। उसने सोचा कि शायद वो अपनी स्केचिंग को ज्यादा डिसिप्लिन्ड और मीनिंगफुल बना सकता है। राहुल ने हर रविवार को एक फिक्स्ड टाइम पर स्केचिंग करने का डिसीजन लिया। उसने डिसाइडेड किया कि वो रैंडम डूडल्स नहीं बनाएगा, बल्कि एक प्रॉपर सब्जेक्ट चुनेगा और उस पर फोकस करेगा। पहले रविवार को उसने एक कप को सामने रखकर उसकी स्केच बनाई। उसने शेप, शैडोज और प्रोपोर्शंस पर ध्यान दिया। शुरुआत में ये टीडियस लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने प्रैक्टिस की, उसे समझ आया कि वो चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली ऑब्जर्व करने लगा है। एक दिन उसने अपनी कंप्लीटेड स्केच को देखा और महसूस किया कि ये उसकी बेस्ट स्केचेस में से एक थी। उसने खुद से कहा, शायद यही वो मास्टरी है जो क्रॉफर्ड की बातों का मतलब है। मैंने कंस्ट्रेंट्स को अपनाया और उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट देखी। राहुल ने इस लेसन को अपनी सोशल लाइफ पर भी लागू करने की कोशिश की। वो हमेशा सोचता था कि दोस्ती और रिश्ते नेचुरली फ्लो होने चाहिए, लेकिन क्रॉफर्ड ने लिखा था कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स भी कमिटमेंट और स्ट्रक्चर मांगते हैं। उन्होंने लिखा था कि जब हम अपनी रिलेशनशिप्स में एफर्ट डालते हैं, बाउंड्रीज को समझते हैं और वॉलंटरीली उनके लिए समय देते हैं, तो वही रिलेशनशिप्स असली सेटिस्फैक्शन देती हैं। राहुल ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक स्केड्यूल बनाया। उसने हर महीने अपने करीबी दोस्तों के साथ आउटिंग प्लान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। पहले महीने में उसने अपने दोस्तों को हाइकिंग पर जाने के लिए इनवाइट किया। जब वो सब साथ में ट्रैक पर गए तो राहुल को महसूस हुआ कि ये प्लान्ड एक्टिविटी उनकी बॉन्डिंग को कितना मजबूत बना रही थी। क्रॉफर्ड ने लिखा था कि वॉलंटरी सबमिशन का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं है, ये हमें हमारी ब्रॉडर रियलिटी के साथ कनेक्ट करने का भी मौका देता है। राहुल को ये बात गहराई से रेजोनेट हुई। उसने महसूस किया कि जब हम अपने ईगो को पीछे छोड़कर किसी मीनिंगफुल प्रैक्टिस, डिसिप्लिन या रिलेशनशिप में खुद को डेडिकेट करते हैं, तो हमारी इंडिविजुअलिटी और भी मजबूत होती है। उस रात राहुल ने चैप्टर खत्म किया और अपनी डायरी में लिखा, सबमिशन इज नॉट वीकनेस, इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मास्टरिंग रियलिटी। अब राहुल की जिंदगी का हर पहलू एक नए सेंस ऑफ मीनिंग से भर गया था। उसने महसूस किया कि ऑटोनॉमी का मतलब अपनी मर्जी से कॉन्स्ट्रेंट्स को अपनाना है, कॉन्स्ट्रेंट्स जो उसकी ग्रोथ में मदद करें। उसने सोचा, शायद जिंदगी का असली मीनिंग ही यही है, अपनी मर्जी से उन चीज़ों को चुनना जो हमें ग्राउंडेड रखें और हमें ग्रो करने दें। राहुल अब किताब के उस हिस्से तक पहुंच गया था जहां क्रॉफर्ड ने क्राफ्ट्समैनशिप को इंसानी जिंदगी में एक खास जगह देने की बात की थी। चैप्टर का नाम था द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। राहुल ने इसे पढ़ना शुरू किया और पहले पैराग्राफ ने ही उसका ध्यान खींच लिया। क्रॉफर्ड ने लिखा था कि क्राफ्ट्समैनशिप यानी स्किल्ड वर्क न सिर्फ इंसान को डिस्ट्रैक्शन से बचाने का जरिया है, बल्कि ये हमें
हमारे आसपास की दुनिया के साथ कनेक्ट करने का एक तरीका भी है। क्रॉफर्ड ने कहा था कि क्राफ्ट्समैनशिप का मतलब सिर्फ कोई फिजिकल स्किल नहीं है, ये एक मेंटल डिसिप्लिन है, एक कमिटमेंट है एक्सेलेंस के लिए। और सबसे खास बात, क्राफ्ट्समैनशिप हमें कम्युनिटी से जोड़ता है। राहुल को ये बात इंस्टेंटली अपील करने लगी। उसने सोचा, शायद यही वो मिसिंग पीस है जिसे मैं अब तक ढूंढ रहा था। राहुल ने पढ़ना जारी रखा। क्रॉफर्ड ने एक एग्जाम्पल दिया था एक पाइप ऑर्गन मेकर का। वो क्राफ्ट्समैन पूरी जिंदगी पाइप ऑर्गन्स बनाने में लगा रहा, हर पाइप को परफेक्ट ट्यून में ढालना, हर डिटेल को ध्यान से तराशना। उसका काम सिर्फ एक जॉब नहीं था, वो उसके पैशन और पर्पस का हिस्सा था। राहुल ने किताब पढ़ने के बाद अपनी डायरी में लिखा, क्राफ्ट्समैनशिप इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग समथिंग, इट्स अबाउट क्रिएटिंग मीनिंग इन आवर लाइव्स। उसने अगले दिन अपने स्केड्यूल में से एक वीकेंड खाली किया और फैसला किया कि वो कोई नया क्राफ्ट सीखेगा। लेकिन सवाल ये था, वो सीखे तो क्या? उसे ड्राइंग और स्केचिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन उसने सोचा कि इस बार कुछ नया ट्राई करना चाहिए, कोई ऐसा स्किल जिसमें उसका माइंड और हैंड्स दोनों एंगेज हों। राहुल को याद आया कि उसके ऑफिस के पास एक पॉटरी स्टूडियो था। उसने वहां जाकर पॉटरी क्लासेस के बारे में पूछा। इंस्ट्रक्टर ने कहा, पॉटरी सिर्फ आर्ट नहीं है, ये एक थेरेपी है। जब आप क्ले को अपने हाथों में महसूस करते हो और उसे शेप देते हो, तो आप खुद को भी शेप कर रहे होते हो। क्रॉफर्ड ने लिखा था कि क्राफ्ट्समैनशिप का असली चार्म उसकी इम्परफेक्शन में है। जब हम कुछ क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारी मेहनत, हमारी कोशिश और हमारी गलतियां ऑल बिकम पार्ट ऑफ द प्रोसेस। यही इम्परफेक्शंस उसे रियल बनाती हैं। एक दिन उसने फाइनली एक पॉट बनाई जो टूटे बिना व्हील से निकली। उसने उसे ग्लेज किया और किल्न में फायर करने के बाद जब वो पॉट पूरी तरह तैयार हुई तो उसने उसे देखा। वो कोई मास्टरपीस नहीं थी, लेकिन राहुल के लिए वो प्राइसलेस थी। उसने अपनी क्रिएशन को हाथ में लेते हुए महसूस किया कि ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं थी, ये उस जर्नी का सिंबल थी जिसमें उसने पेशेंस, फोकस और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा। राहुल को अब क्रॉफर्ड के शब्द और भी गहराई से समझ आने लगे। उन्होंने लिखा था, क्राफ्ट्समैनशिप इज अ वे ऑफ एंगेजिंग विद द वर्ल्ड। इट टीचेस अस टू रिस्पेक्ट मटीरियल्स, टाइम एंड एफर्ट। राहुल को यह समझ आने लगा कि क्राफ्ट्समैनशिप हमें ग्राउंडेड रखने का काम करती है। जब हम किसी स्किल में परफेक्शन की कोशिश करते हैं तो वो हमें ह्यूमिलिटी सिखाती है। वो हमें बताती है कि एक्सेलेंस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये प्रैक्टिस और परसिवियरेंस का नतीजा है। एक दिन राहुल ने अपनी पॉटरी क्लास के दौरान नोटिस किया कि स्टूडियो में बाकी लोग भी कितने डेडिकेटेड थे। कोई इंट्रिकेट डिजाइन्स बना रहा था तो कोई अपने पुराने पीसेस को रिफाइन कर रहा था। हर कोई अपने क्राफ्ट में डूबा हुआ था। उसने महसूस किया कि क्राफ्ट्समैनशिप सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस भी है। क्रॉफर्ड ने भी इसी बात पर जोर दिया था। उन्होंने लिखा था कि स्किल्ड प्रैक्टिसेस कम्युनिटीज को बिल्ड करने का काम करती हैं। जब लोग एक कॉमन क्राफ्ट के लिए साथ आते हैं तो उनके बीच एक इनविजिबल बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड सिर्फ उनके शेयर्ड गोल्स का नहीं, बल्कि उनके शेयर्ड वैल्यूज और स्ट्रगल्स का होता है। राहुल को स्टूडियो में एक नया दोस्त मिला, अभय, जो पिछले 2 सालों से पॉटरी कर रहा था। अभय ने राहुल से कहा, जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे भी लगता था कि मैं कभी कुछ अच्छा नहीं बना पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने इस प्रोसेस से प्यार करना सीख लिया। अब ये मेरे लिए मेडिटेशन जैसा है। अभय की बात सुनकर राहुल को लगा कि वो भी इसी जर्नी पर है। उसने सोचा कि शायद वो भी समडे इस क्राफ्ट में मास्टरी हासिल कर लेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा था। उस वीकेंड राहुल ने अपने बनाए हुए कुछ पीसेस घर लाने का फैसला किया। उसने एक पॉट अपनी माँ को दी। उसकी माँ ने पॉट को देखकर कहा, तुम्हारे हाथों में तो बहुत हुनर है। राहुल मुस्कुरा दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत न सिर्फ उसे सेटिस्फैक्शन दे रही थी, बल्कि वो दूसरों के लिए भी मीनिंगफुल हो रही थी। क्रॉफर्ड ने लिखा था कि क्राफ्ट्समैनशिप हमें बिलोंगिंगनेस का एहसास दिलाती है। जब हम कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करते हैं तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे कम्युनिटी के लिए भी वैल्यू ऐड करता है। राहुल को अब ये बात प्रैक्टिकली समझ में आने लगी थी। उसने अपने डायरी में लिखा, क्राफ्ट्समैनशिप न केवल चीजें बनाने के बारे में है, ये सामग्री के साथ संबंध बनाने के बारे में है, विद आवरसेल्व्स एंड विद अदर्स।
अब राहुल ने फैसला किया कि वो सिर्फ पॉटरी तक सीमित नहीं रहेगा। उसने दूसरी क्राफ्ट्स में भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। उसने गिटार सीखने की क्लासेस ज्वाइन की और वीकेंड पर लोकल आर्टिजन्स के वर्कशॉप्स में जाना शुरू किया। हर नई क्राफ्ट ने उसे कुछ नया सिखाया। पॉटरी ने उसे पेशेंस सिखाई, गिटार ने उसे रिदम और डिसिप्लिन का मतलब समझाया और आर्टिजन वर्कशॉप्स ने उसे क्रिएटिविटी की ताकत दिखाई। उसने महसूस किया कि हर क्राफ्ट उसे डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकालकर रियलिटी के साथ कनेक्ट कर रही थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए। कि